तो ये इतनी आसान बात नहीं है। वहाँ कोई ये बारात में नहीं गए हैं, इनकी वहाँ ज़बरदस्त खातिर होगी। डॉलर के सामने रुपए की वैल्यू दिन पे दिन गिरना, हो सकता है ये भी एक कारण हो ट्रम्प के इस निर्णय पे हमारे मोदी जी ने कोई खास विरोध भी नहीं किया। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का इंटरव्यू किया। ये विधायक महोदय क्या कह रहे हैं, इनकी बात को सुनकर प्रयागराज पुलिस ये तय करे कि ये भ्रम फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। इस तरह के फोटो वायरल करके उनको क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता है। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. खूब दोस्ती निभाई है ट्रम्प ने। चुनाव जीतने के बाद तो जैसे ट्रम्प ने इंडिया के खिलाफ एक मोर्चा ही खोल दिया। ट्रम्प को माई फ्रेंड, इंडिया का फ्रेंड बताने वाले मोदी जी को भी शायद ये नहीं पता होगा कि ट्रम्प चुनाव जीतने के बाद इस तरह की हरकत करेंगे। मोदी जी ने ट्रम्प के लिए क्या नहीं किया। एक प्रधानमंत्री रहते हुए भी मोदी जी ने अमेरिका में जाकर ट्रम्प के लिए वोट मांगे। अब की बार ट्रम्प सरकार। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि दुनिया इस बारे में क्या कहेगी, लेकिन ट्रम्प ने इन सब का क्या सिला दिया। जब भी मोदी जी अमेरिका जाते थे तो वहाँ मोदी मोदी चिल्लाने वाले लोगों में से 18,000 लोगों की पहचान करके ट्रम्प ने उन्हें भारत भेजने का ऐलान किया है। और ये 18,000 लोग ट्रम्प के हिसाब से घुसपैठिए हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिला लिया था। जिस समय हमारे देश में कुछ लोग ट्रम्प की जीत के लिए यज्ञ कर रहे थे, ठीक उसी समय ट्रम्प अमेरिका में अपने चुनावी भाषणों के दौरान इस तरह के भाषण दे रहे थे कि जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे, सबसे पहले जितने भी भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको वो अमेरिका से बाहर निकालेंगे। और चुनाव जीतने के ठीक बाद ट्रम्प ने यही किया। उन्होंने 18,000 भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकालने का ऐलान किया, जो कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ट्रम्प के इस निर्णय पे हमारे मोदी जी ने कोई खास विरोध भी नहीं किया। उन्होंने तो ट्रम्प के इस निर्णय को सहज स्वीकार कर लिया कि आप भेजो 18,000 लोगों को, हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रम्प ने 200 लोगों को हवाई जहाज में बिठाकर इंडिया के लिए रवाना कर दिया। इस तरह के बहुत सारे हवाई जहाज अभी इंडिया में आएंगे, लेकिन शायद आपको इस तरह की कोई भी खबर न्यूज़ चैनल पर देखने को भी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, जरा सोचने वाली बात यह है कि ये लोग कौन हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा जान माल का खतरा रहता है। इतना रिस्क लेने के बाद किसी देश में जाना, ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? ऐसी उनकी क्या मजबूरी है? इन लोगों को भारत में रहने में क्या तकलीफ है? क्या इन लोगों को नहीं लगता है कि मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बना दिया है? क्या ये लोग नहीं मानते कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है? वैसे मोदी जी ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजवाया हो या ना बजवाया हो, लेकिन जब इन 18,000 भारतीयों को, जो कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका की बॉर्डर क्रॉस कर गए थे और अमेरिका में रह रहे थे, जब इन 18,000 घुसपैठियों को भारत वापस भेजा जाएगा, तब जरूर पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा। और जो लोग ये सोच रहे हो कि ये इलीगल इमिग्रेशन को जो यूएस वापस भेज रहा है इंडिया में, बहुत नॉर्मल बात है, तो ये इतनी आसान बात नहीं है। वहाँ कोई ये बारात में नहीं गए हैं, इनकी वहाँ ज़बरदस्त खातिर होगी। अब पूरी खातिरदारी करने के बाद ही इन्हें वापस भेजा जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी देश का बॉर्डर गैर कानूनी तरीके से क्रॉस करता है तो उसकी जान को सबसे बड़ा खतरा रहता है। अगर कोई आर्म फोर्स उसको देख ले बॉर्डर क्रॉस करते हुए तो सीधा गोली मारेगी। इतना बड़ा खतरा उठाने के बावजूद ये लोग अमेरिका में घुसते हैं। आखिर इन लोगों को इंडिया में ऐसा कौन सा कष्ट है जो ये लोग जान की बाजी लगा करके अमेरिका जाते हैं? माना कि हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, महंगाई बहुत है, तो इसका मतलब क्या है? अमेरिका में क्या खजाना लूट रहा है कि आप जाओगे और खजाने खुल जाएंगे आपके लिए? और अगर ये किसी तरह सही सलामत बॉर्डर क्रॉस कर जाए और वहाँ पर बस जाए, तब ये मोदी जी के वहाँ पहुँचने पर इस तरह के नाटक करते हैं जैसे ये मोदी जी को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, बहुत बड़ा विकास पुरुष मानते हैं, बहुत बड़ा देवता मानते हैं। आंखों में आंसू भर जाते हैं किसी लोगों के। तो मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे जब मोदी जी आपको इतने ही प्यारे हैं तो क्यों इंडिया से भाग करके गए थे अमेरिका, वो भी अपनी जान की बाजी लगा के? अभी ये सब चल ही रहा था कि फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की, वर्ल्ड के जो टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज हैं उन कंट्रीज की एक लिस्ट जारी की फोर्ब्स ने। और हैरानी की बात यह है कि उस लिस्ट के अंदर में भारत का दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं है। हम लोगों को तो रात दिन ये बताया जाता था कि मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बना दिया। हम तो पूरे विश्व को गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी का भी देश में युद्ध रुकवा देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे
कि टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फोर्ब्स किस बेसिस पर यह तय करता है कि कौन सा देश टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। पहला पॉइंट है लीडर। फोर्ब्स जब भी किसी देश को टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में रखता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि वहाँ के लीडर का कितना प्रभाव है, क्या वो उस लायक है कि उसके देश को टॉप 10 की लिस्ट में रखा जाए। इसका मतलब ये है कि फोर्ब्स ये नहीं समझता कि हमारे मोदी जी उस लायक हैं कि हमारे इंडिया को टॉप 10 की लिस्ट में रखा जाए। अगले पॉइंट है इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, जिनके आधार पर फोर्ब्स ये तय करता है कि कौन सा देश टॉप 10 में रहेगा या नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम इन सारे पैरामीटर्स में उस लायक नहीं है कि फोर्ब्स हमको टॉप 10 की लिस्ट में रख पाए। डॉलर के सामने रुपए की वैल्यू दिन पे दिन गिरना, हो सकता है ये भी एक कारण हो कि हमें टॉप 10 की लिस्ट में नहीं रखा गया। वैसे कांग्रेस मोदी जी को इस बात के लिए बहुत चिढ़ाती है कि उन्होंने एक बार कहा था कि जब भी किसी देश की करेंसी गिरती है उस देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? कांग्रेस इस तरीके के भाषणों के साथ मोदी जी का चित्र लगा करके मोदी जी को बहुत परेशान करती है। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि मोदी जी ने ये बात प्रधानमंत्री के लिए कही थी। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो तो कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी वो प्रधान सेवक बन जाते हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री है ही नहीं तो उनकी साख कैसे गिरेगी? वो तो एक प्रधान सेवक हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात महाकुंभ की कर लेते हैं। सचिन गुप्ता जो कि एक रिपोर्टर हैं, उनकी एक पोस्ट के अनुसार प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ से संबंधित भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप में 7 ट्विटर हैंडल पर FIR की है। इस ट्वीट के जवाब में दूसरे पत्रकार जो कि प्रभाकर मिश्रा हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, जो भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस अधिकारी लोगों की मौत के बाद भी लगातार कह रहा था कि कोई भगदड़ नहीं हुई, वो भी भ्रम फैला रहा था। जो अधिकारी लाउड स्पीकर पर मेला क्षेत्र में सोए लोगों को मध्यरात्रि स्नान करने के लिए बार बार कह रहा था, वो भी भ्रम फैला रहा था। जिसने कहा कि 144 साल के बाद ऐसा महाकुंभ का संयोग आया है, वो भी भ्रम फैला रहा था। जिसने मौत के आंकड़े छुपाए, उसने भी भ्रम फैलाने की श्रेणी में रखा जाए। जो ये कह रहा है कि भगदड़ में मारे गए लोगों को मोक्ष मिल गया, वो भी भ्रम फैला रहा था। प्रयागराज पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ भी FIR करनी चाहिए। वैसे जब पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर ही रही है तो एक व्यक्ति वो भी था जो ये कह रहा था कि जो इस बार कुंभ में नहाने के लिए नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। वो भी एक भ्रम फैला रहा था। तो प्रयागराज पुलिस को उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उस व्यक्ति का नाम था धीरेन्द्र शास्त्री। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का इंटरव्यू किया। ये विधायक महोदय क्या कह रहे हैं, इनकी बात को सुनकर प्रयागराज पुलिस ये तय करे कि ये भ्रम फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं। अगर ये भ्रम फैला रहे हैं तो इन पर भी FIR करे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि 40 करोड़ लोग का अनुमान था और 50 करोड़ से ऊपर आने, ऐसा बाद में ये अनुमान हुआ। तो क्या ये 50 करोड़ की संख्या कोई कहने भर के लिए थी? जब तक 1-2 बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, ये NSA का मुकदमा लगना चाहिए। ये हत्या हुई है, करें ये हत्या हुई है, NSA का मुकदमा लगना चाहिए। नहीं ये हत्या नहीं है क्या? एक जो मैडम आई है वो पूरे कुंभ को रोक दिया जाता है, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, करोड़ों लोग वेटिंग में हो गए और उसके बाद वहाँ मक्खी की तरह लोग रहे। जो लोग लेटे हुए हैं उनके ऊपर लोग चढ़ गए, गरीब लोगों के ऊपर। तो उनकी मैडम स्नान कर रही है, क्या कौन मैडम है, किसकी मैडम है, इसको तो प्रशासन को पता होगा। सारा कैमरे में चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए, NSA लगना चाहिए। मैं हत्या का 302 को नहीं कह रहा हूँ, NSA लगना चाहिए। इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है। गरीब लोगों को मरवा करके कौन सा पुण्य मिलेगा? इन्हें कीड़े पड़ेंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या अधिकारी मौतों की संख्या भी छिपा रहे नंद किशोर जी? ये पता नहीं है आपको क्या? जो चर्च आई है सामने, तो ड्रोन सब लगे हुए हैं, उसको देख करके नहीं लगता कि संख्या कितनी होगी? ये अधिकारी और इनकी पत्नियां, इनके बच्चे, उनके लिए करोड़ों लोगों को रोक दिया जाएगा, रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जब प्रयागराज पुलिस भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई कर ही रही है तो जरा इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट सुनी जाए और प्रयागराज पुलिस ये निर्णय ले कि इंडिया टीवी ने भ्रम फैलाया था या नहीं फैलाया था। अगर भ्रम फैलाया था तो इन पर भी कार्रवाई की जाए। महाकुंभ में 50 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने महाकवच तैयार किया है। इसकी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। अगर दुश्मन न्यूक्लियर, केमिकल, बायो वेपन से हमला करता है तो क्या ये महाकवच उससे भी हिंदुओं की रक्षा कर सकता है? एक एक डिटेल आप इस रिपोर्ट में खुद देखिए। योगी ने महाकुंभ के लिए वर्ल्ड क्लास सुरक्षा की गारंटी दी है। न्यूक्लियर, केमिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, बायो वेपन, हैवी बम, रॉकेट, किसी से भी अगर दुश्मन हमले की साजिश करता है तो उससे निपटने के लिए
मुकम्मल इंतजाम है। ये इंतजाम सिर्फ कागजी नहीं है, इनकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जी ने न्यूक्लियर अटैक से बचने तक की प्लानिंग कर ली थी, बायो अटैक से बचने की प्लानिंग भी कर ली थी, किसी तरीके का केमिकल अटैक होता है उससे बचने की तैयारी भी योगी महाराज ने कर ली थी। लेकिन जरा सी भीड़ प्रशासन संभाल नहीं पाया। एक दिन की भीड़ ने पूरे प्रशासन की पोल खोल दी। अब इंडिया टीवी वाले ये भ्रम फैला रहे थे या योगी जी ने जो दावे किए थे वो भ्रामक किए थे, ये तो प्रयागराज पुलिस ही तय करेगी। आगे इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किसी भी प्रकार की भगदड़ से निपटने के लिए भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, विदेश से घोड़े मंगाए गए हैं। जरा सुनिए इस रिपोर्ट को। महाकुंभ में अगर अचानक भगदड़ मच जाती है तो जल और थल दोनों पर हालात कंट्रोल करने के लिए घुड़सवार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इन घोड़ों में अमेरिका के बाम ब्लड नस्ल के 4 घोड़े, इंग्लैंड के थ्रो नस्ल के 40 घोड़े और माउंटेन पुलिस के 15 घोड़े शामिल हैं। अब पब्लिक को इतनी डिटेल में बताया गया कि यूपी का प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए कितना तत्पर है और कितना तैयारी की है। उसके बाद अगर कोई घटना हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। योगी जी ने खुद ये कहा था कि लोग तो 40 करोड़ आ रहे हैं, लेकिन हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी, आपने तो सारी व्यवस्था कर रखी थी, बड़े बड़े अटैक से लड़ने की प्लानिंग कर रखी थी, फिर ये हादसा कैसे हो गया? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसने भ्रामक खबरें फैलाई? जब अखिलेश यादव ने संसद में योगी जी के 100 करोड़ लोगों की सुरक्षा वाले बयान पर टिप्पणी की, उसको सुनकर योगी जी भड़क गए। क्या कहा सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। अब ये महोदय साहब योगी जी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया अगर भगदड़ हो गई तो क्या? इन्होंने कहा भगदड़ आएगी ही नहीं। क्या जवाब दिया सुनिए। स्टैम्पीड आ गया तो देखिए, स्टैम्पीड क्योंकि आएगा इस वजह से नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, आपको क्या किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कम करनी है, चोक पॉइंट्स खत्म करने। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हर चप्पा चप्पा उसका मैप्ड है। जैसे 2013 जो कुंभ हुआ था उसमें रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड हुआ था। उस समय बड़े अनफॉर्चुनेटली अखिलेश गवर्नमेंट कह रही है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है रेल, है ना, तो उन्होंने उस पर लगा दिया। लेकिन अभी सरकार ने कहा, योगी आदित्यनाथ का बल्कि कल का इंस्ट्रक्शन है भाई रेलवे स्टेशन भी मेरा है। जब सुरक्षा को लेकर के इस तरह के भ्रामक प्रचार किए गए, जिसका रिजल्ट क्या निकला वो हम सब ने देखा। एक भगदड़ ने पूरे महाकुंभ की रौनक खराब कर दी। 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? तो जिन्होंने भी इस तरह का भ्रामक प्रचार किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन सब कमियों को उजागर कर दे उसको लोग सोशल मीडिया पर गाली देना चालू कर देते हैं। भगदड़ के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी महाराज को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनकी व्यवस्थाओं पर तरह तरह के सवाल किए। उनकी व्यवस्था से नाराज शंकराचार्य जी ने योगी महाराज का इस्तीफा तक मांग लिया। योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है, 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं, मैं संत हूं? मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? लेकिन दोषियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर शंकराचार्य जी के लिए कैसा कैसा दुष्प्रचार हुआ। इस तरह के फोटो वायरल करके उनको क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता है। ये एक शंकराचार्य हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपकी कमियों की बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका इस तरह से अपमान करेंगे। यहाँ पर हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है। यहाँ पर हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। आपने लल्लन टॉप पर इस लड़की का इंटरव्यू जरूर देखा होगा, किस तरह से ये घटना वाली रात का बयान कर रही थी। लेकिन अगली सुबह पूरा सीन ही चेंज हो गया। वो लड़की वहाँ से गायब हो गई, सारा स्टाफ नया आ गया और ऐसे बताते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रशासन ने अपना 100 नहीं 110% दिया। 7-8 ट्रक जो है कपड़े लाते, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सब मीडिया हाउस की तरफ से अलग अलग मीडिया हाउस अलग अलग दावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
वो लड़की कौन थी जो बता रही थी कि टेम्परेरी हम लोग रोज स्कूल कॉलेजेस के लड़के आ जाते हैं जो 300-400 रुपए लेते हैं, दिन में काम करते चले जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम लोगों का किस दबाव में आके उसने कैसे बोला ये तो वही बता सकती है। अब दिखाओ मुझे, कुछ तो टूटा दिखाओगे, अगर तोड़ फोड़ हुआ तो कुछ तो टूटा दिखाओगे। क्या यहाँ पर भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है? अगर अधिकारियों को ये लगता है कि वो कुछ छुपा लेंगे, कुछ दबा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक चीज़ छुपाओगे, आपकी 4 चीज़ बाहर निकलेगी। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। कुछ लोग उसको साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे देखे गए थे जो इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। और कुछ लोगों की थ्योरी ये है कि ये जो कुंभ का आयोजन था, इस कुंभ के आयोजन में सिर्फ और सिर्फ योगी महाराज चमक रहे थे। 2029 में योगी महाराज प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और इस पूरे कुंभ को यदि ये सफल हो जाता है तो योगी महाराज का कोई बराबरी करने वाला है ही नहीं। और इस दुर्घटना से उन पर एक दाग लग गया है, कहीं ना कहीं उनका सम्मान कम हो गया है। तो कुछ लोग इस तरह की थ्योरी भी दे रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में क्या सच्चाई है और क्या नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।